Hello all. In today's class we are going to discuss about how does the capacitance gets affected when we partially insert a dielectric or a conductor. See, for the time being, till now you have already studied the formula for capacitance. I hope you are able to recall the basic formula for capacitance, which is given by Q by V, and for the parallel plate capacitor is epsilon naught A by D. तो ये basic formula आप सबको पता है. You also know that when in place of air between the capacitor, if I fully insert a dielectric का मतलब होता है इंसुलेटर, अगर उसको पुट कर देते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन जाता है K एप्सिलॉन नॉट A by D. ये K is nothing else but the epsilon R that you have already studied, known as the relative permittivity, and in this topic we call it as the dielectric constant. दोनों का मतलब एक ही होता है. जैसे वाटर के लिए एप्सिलॉन R 80 है, वैसे ही अगर वाटर आप कैपेसिटर के बीच में डाल देते हो तो K जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा. यानी बेसिकली कैपेसिटेंस बिकम्स K times the capacitance when the dielectric is air. So that is the formula that you have already studied. These many things you are very well known. But what happens if partially dielectric is inserted, right? एक पार्ट में dielectric डाला, एक पार्ट में air डाला, उस केस में क्या करने का? ऐसे मल्टीपल कम्बिनेशंस के बारे में मैं इस क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ. बिफोर आई प्रोसीड, आई वॉन्ट यू टू नो द फॉर्मूला, basic formula for capacitance that I have already written. I hope you know these formulas very nicely, and I also want you to know the formula for series combination of capacitance and parallel combination. इतनी चीज़ें अगर आपको आती है तो ये क्लास आप अच्छे से समझ जाएंगे. चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं. होप यू आर गोइंग ऑन नोटिंग डाउन each and every point. First thing that I want to discuss is what is the effect of dielectric on electric field. Now this you have studied somewhat when you studied about capacitance initially. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, डायपोलर डाइलेक्ट्रिक्स वाली क्लास में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है. मैं आपको बता देता हूँ. सपोज करिए ये एक कैपेसिटर है, राइट? सो दिस इज अ कैपेसिटर दैट आई एम हैविंग, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो लेट अस से दैट दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट. So we all know that the electric field is going to be from positive to negative. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है. सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये E नॉट है. तो हमें पता चल गया कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E नॉट. और अब यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है, एयर रखा हुआ है. नाउ व्हाट हैपन्स इफ आई पुट इन प्लेस ऑफ एयर, इफ आई पुट अ डाइलेक्ट्रिक, लेट अस से आई एम पुटिंग अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, putting a dielectric of dielectric constant K. So let me put it like this, right? So ये मैंने fill कर दिया. So I filled it completely. This happens to be a dielectric with dielectric constant K. इस केस में भी आपको पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट क्रिएट होगी. तो एक तो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी टुवर्ड्स राइट, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी पोलराइजेशन की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी अंदर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बच गई, दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, राइट? सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, दैट बिकम्स E नॉट बाय K. Now this is a very important thing that you need to keep in mind. I can give you a brief thing. I hope you already know this. देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो टुवर्ड्स राइट थी, दैट इज E नॉट इन दिस केस. नाउ डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से क्या होता है, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज चले जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव. पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है जिसको मैं बोलता हूँ E डैश. Now this E dash is always less than E naught. So the net electric field between the plates is E, which is nothing but E naught minus E dash. This is equal to E नॉट बाई के. ये वैल्यू आपको याद रख लेनी है कि अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट नहीं रहेगी. E नॉट तब रहती है जब एयर रहता है. एयर का K1 है तो E इक्वल टू E नॉट, यानी ओरिजिनल हो गई. अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक पुट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाय अ फैक्टर ऑफ K. सो दिस इज समथिंग दैट यू नोट डाउन इन वेरी बोल्ड लेटर्स इन योर नोटबुक, दैट वेन एवर वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस by a factor of K. This is always going to happen. Now when I write E is equal to E naught by K, and if K is equal to infinity, that is what happens if this is a conductor. So if conductor is inserted, now this becomes very important. Conductor is inserted, then look what is value of K. एप्सिलॉन R की वैल्यू कंडक्टर के लिए होती है इन्फिनिटी, तो K होगा इन्फिनिटी, तो E हो जाएगा 0.
ये भी आप पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। तो अगर ये वाला पीस जो मैंने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक का, अगर ये कंडक्टर होता तो अंदर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती? जीरो। सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर फ्यूचर एनालिसिस. Please note it down very nicely that electric field inside a dielectric reduces by a factor of k when compared to the electric field in air. So with knowing this much, we shall start to see all the different cases that are going to be asked in exam, right? So what is case 1? So case 1 is when I am having multiple dielectrics inserted. The condition is that CSA is same as capacitor. I'll take an example, you also note down with me. So let us say this is a capacitor, and in this capacitor I am going to insert, let me say 3 dielectrics. 3 dielectrics insert कर देते हैं, तो एक बनेगा ऐसा, ठीक है. So this is the first dielectric. So let us say this is the second one, and this is the third one, right? So these are 3 dielectrics, एक का K1, एक का K2, एक का K3. और ये जो है लेट अस से T1 है, T2 है और T3 है. बहुत ध्यान से देखना. ये सपोज करो कि पहले क्या था, तो पहले कुछ नहीं था, पहले एयर था. टोटल थिकनेस ले लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट जो है वो D है सपोज करो, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स जो है वो A है. तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस कितना था, जिसको मैं बोलता हूँ C0, तो C0 था एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ये ओरिजिनल था, यानी विथ एयर, जब बीच में एयर था. अब क्या कर दिया आपने, तो अब आपने अंदर पूरा का पूरा जो D है उसको भर दिया मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक से. आप ध्यान से देखो, CSA सेम एज कैपेसिटर लिखा है. देखो ये कैपेसिटर ऐसा है, ठीक है. तो CSA सेम का मतलब क्या है कि कैपेसिटर की जो प्लेट की एरिया है उतना ही एरिया आपके सभी डाइलेक्ट्रिक्स के होने चाहिए, ठीक है. तो सभी डाइलेक्ट्रिक्स की जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सेम है कैपेसिटर से, और लेकिन उनकी थिकनेस जो है वो अलग अलग है. थिकनेस D जैसी नहीं है. फाइन. अगर एक ही की थिकनेस पूरी D हो जाती तो वो सिंपल केस हो जाता K एप्सिलॉन नॉट A बाई D. नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, राइट, इफ यू कीप द कैपेसिटर्स इरेक्ट, ऐसे सीधा रखो, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल इंसर्शन. ऐसे वर्टिकल डाला है हमने, ऐसे डाला 1 2 3, ठीक है. तो ये वर्टिकल इंसर्शन है, और इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना कि CSA जो है वो सेम एज कैपेसिटर है. नाउ आई विल ट्राई टू डिराइव व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ दिस, एंड इट इज अ वेरी सिंपल मेथड दैट यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड. सो व्हाट हैपेंस टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ. सो सी, इनिशियली आई डोंट नो व्हाट वाज इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस अज्यूम वाज E0, okay. Now what is the new electric field? So now it is not going to remain E0 because you've got multiple dielectrics. So what is going to happen in the first part? The electric field is going to reduce by a factor of k. So this is going to be E0 by K1 पहले वाले की. दूसरे वाले की कितनी होगी? E0 by K2. और तीसरे वाले की कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर? E0 by K3. ठीक है, ये हो जाएगी. अब अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है, ये पॉजिटिवली चार्ज है प्लेट, फाइन, and this plate is negatively charged. If I want to calculate total potential, I hope you know potential is given by electric field multiplied by the distance. E is equal to V by D होता है, तो V हो जाएगा ED. तो टोटल पोटेंशियल ऐड करूंगा तीनों के पोटेंशियल को, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका पोटेंशियल होगा E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2 प्लस E3 इंटू D3. ध्यान से देख लेना किस तरीके से मैंने फॉर्मूला लगाया है. तो इस तरीके से फॉर्मूला हुआ V इज इक्वल टू E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3. वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा E0 बाय K1 D1 प्लस E0 बाय K2 D2 प्लस E0 बाय K3 D3. आ रहा समझ में? बिल्कुल सिंपल सा है लॉजिक. E0 कॉमन निकाल लो, तो E0 कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3. सब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बन गया आपका. अब आपका V क्या होता है? लेट अस ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ V इन प्लेस. सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ V. V इज नथिंग बट C इज इक्वल टू Q बाई V होता है. C इज नथिंग बट Q बाई V. तो V क्या हो गया? तो V हो गया Q बाई C इज नथिंग बट V. तो यहाँ पे डाल देता हूँ Q बाई C, ठीक है. और E0 कितना होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? सो रिमेंबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, सो इट बिकम्स Q बाय
ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे लिख दूँ समेशन ऑफ डी बाई के, राइट. सो इट इज डी वन बाई के वन प्लस डी टू बाई के टू. सो आई एम राइटिंग इट एज समेशन ऑफ डी बाई के. यहाँ पे लिख सकता हूँ आई इक्वल टू 1 to 3, बट दैट इज वॉट इट इज. सो क्यू गोज विथ क्यू. सो आई गेट द फॉर्मूला ऑफ सी एज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन. सी बिकम्स, so this goes up because I am inverting, so it becomes epsilon naught a upon, this comes down summation of d by k. This becomes the formula, very important whenever you have got dielectrics inside the capacitor, क्रॉस सेक्शनल एरिया बीइंग सेम. देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है ना, इसलिए ए को चेंज नहीं हुआ. आप याद करो फॉर्मूला क्या होता था, अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक होता था तो फॉर्मूला ऐसा दिखता था कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. इस के को नीचे ले जाओ तो क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाई के बन गया. ध्यान से देखो ये बन गया डी बाई के. अब इसमें देखो आप क्या क्या चीजें आपकी बदल रही है. ट्राई टू लुक एट दिस फॉर्मूला and understand the things that are changing is the thickness. So d does not remain d anymore and k is also changing. So basically area of cross section is not changing. So you leave epsilon naught a as it is, take this k below, so this becomes d by k, just put a summation in front of it. So you get the formula of epsilon naught a upon summation of d by k. This is the formula that you will apply whenever you are having a case which is similar to this, right? Please keep this formula in mind, a very important derivation and a very important formula. I'll try to show you one of an example where I will apply this formula so that things are bit clear in your mind. So let us say I've got a capacitor, right? So in this case the capacitor is something like this. So this is the capacitor and I am inserting a dielectric partially, let us say this much only. Okay, so this is the inserted dielectric having dielectric constant K, and let us say its thickness is T whereas the overall thickness is D. Here it is nothing but air and here also there is nothing but air, right? So that is air. So the first thing जो आपको समझनी है वो है, ज़रूरी नहीं है एयर एयर अलग है तो आप इसको अलग कंसिडर करो. आप टोटल समझ लो ना कि एयर कितने थिकनेस में है, तो एयर की थिकनेस है D माइनस टी. कैपेसिटेंस सॉरी डाइलेक्ट्रिक कितने थिकनेस का है, तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है T. ये दो चीज़ें फॉर्मूला लगा देते. देखो कैसे लगाऊंगा, तो C बनेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन समेशन वाला पार्ट. सॉरी समेशन वाला पार्ट कैसे लिखूंगा, देखो तो समेशन वाले पार्ट में मैं लिखूंगा पहले ले लेते हैं एयर को. तो एयर की थिकनेस कितनी है, D यानी एयर की थिकनेस, तो D माइनस टी अपॉन एयर का डाइलेक्ट्रिक. तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कितना है, एयर का डाइलेक्ट्रिक होता है 1, सो दिस इज 1 प्लस समेशन लगाओ डाइलेक्ट्रिक का, सॉरी एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस तो T अपॉन डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K. तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ दिस केस. अगर ये केस मेरे को पूछा जाता है, सो दिस इज द कैपेसिटेंस. सी वेरी केयरफुली, राइट, सी वेरी केयरफुली दैट आई हैव टेकन दिस D. ये जो D है ना, ये D1 D2 D3 है. मैंने यहाँ पे T1 T2 T3 लिख दिया, आप उसको D1 D2 D3 कर दो. सो बेसिकली यू आर गोइंग टू समेशन, और समेशन में इधर DI और KI लगा दो ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो. So this is nothing but DI and KI, right? So what you are basically going to do is you are going to take the thickness of that dielectric divided by the dielectric constant, और ऐसे करके फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट केस. दिस इज नथिंग बट केस नंबर 1, राइट? सो सी वेरी केयरफुली, दिस इज नथिंग बट केस नंबर 1 in which we understood how to solve the formula for capacitance when it is a case of multiple dielectrics, but the condition is that the cross sectional area has to be same. Very important. See what happens, many a times this same question is given to us with 90 degree rotated, so you be very careful. हम हमेशा कैपेसिटेंस को सीधा देखेंगे, नहीं तो मिक्स होने लगेगा. अभी आगे केस लेंगे ना वो अलग होंगे थोड़े, मिक्स नहीं करना है. समझ के चलो ऐसे इंसर्ट किया है कैपेसिटेंस. अगर डायग्राम में ऐसे करके देता है ना, आप उसको पहले सीधा करो और सोचो ऐसे डाला हुआ है या ऐसे डाला हुआ है. अभी नेक्स्ट केस में ऐसा करवाऊंगा. ये दोनों केसेस में बहुत बार डायग्राम देख के हम कंफ्यूज होते हैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज व्हाट आई एम गिविंग इट अप टू यू. सो दिस केस, राइट, दिस derivation is very important. You try the derivation on your own. I can tell you the derivation is absolutely similar to this method, right? Try to solve derivation by this method. इसको सॉल्व करके प्रूव करने की ट्राई करना. मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने जनरल केस का कर दिया. स्पेशल केस बहुत बार एग्जाम में आता है डिराइव करने के लिए. आई होप I have explained to you this, so you'll be able to derive this. Okay, so this is the first case that we have discussed. It is the case of inserting multiple dielectrics. Let's move to the next slide.
Now again, the thing that we are going to discuss is, it is again a case of multiple dielectrics, but here the thickness is same as the capacitor. Now what does this mean? So this means that, now suppose if I am having a capacitor, so this is a capacitor, right? Initially air was there, let us assume that initially it had air. Now I am going to insert dielectrics in this scenario, in this way, right? So it is going to be inserted like this. Now try to understand. Now this dielectric has a dielectric constant K1, but its thickness is same as that of the capacitor, that is its thickness is equal to D, but the cross sectional area is not A. Let us say it is A1. So the second dielectric is, let us say, of this is K2, and the third dielectric is somewhat like this, and K3 is ki A2 is ki A3, right? So this is the case, second case in which the dielectrics are not put vertically, but they are put horizontally. So this is also not horizontal insertion of dielectrics. Again I am repeating, please keep in mind, इन dielectrics का thickness same है, सबका देखो thickness D है, cross sectional area अलग अलग है. And now this derivation is not in our scope, so I can give you a very simple way of remembering it. You remember, recall the formula. Last में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बोला कि फॉर्मूला अगर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, तो हमने क्या किया, लास्ट वाले केस की बात कर रहा हूँ, हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ए जो था ना सभी डाइलेक्ट्रिक्स का सेम था, तो हमने इसको छेड़ा नहीं. के और डी चेंज हो रहे थे ना, थिकनेस चेंज हो रही थी, के चेंज हो रहा था, तो के को नीचे लेके गया और समेशन लगा दिया. आई होप यू आर एबल टू रिकॉल. वी कैन चेक वंस मोर. यू सी दिस वन, ये बेसिक फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया. फिर मैंने आपको क्या बोला, एप्सिलॉन नॉट और ए तो कांस्टेंट है, के को नीचे ले जाओ, डी बाई के बन गया, समेशन लगा दो तो फॉर्मूला बन गया. एकदम सेम लॉजिक मैं यहाँ पे यूज करूंगा. इस केस में आप सोचो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, तो सबका थिकनेस कांस्टेंट है यानी डी. तो इस केस में मैं एप्सिलॉन नॉट और डी को जो है वो अलग कर दूंगा. तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखो कैसा बनेगा, एप्सिलॉन नॉट और डी को अलग कर दो, बाकी जो बच गया उसको समेशन लगा दो. बाकी क्या बच गया, के बच गया, ए बच गया, यानी फॉर्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ के ए. दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला, और आई कैन राइट के आई ए आई. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सी इक्विवेलेंट. सो सी इक्विवेलेंट फॉर दिस केस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट बाई डी ब्रैकेट्स समेशन ऑफ के ए, यानी पहले वाले का K1 A1, दूसरे वाले का K2 A2, तीसरे वाले का K3 A3, यानी समेशन ऑफ K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3. Very 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 simple and very important. This is the way you are going to calculate the C equivalent when the insertion of dielectric is horizontal. Now that is what I told you, right? Many times वो क्या करेगा, ऐसे की जगह ऐसे रख देगा कैपेसिटर. कंफ्यूज मत हो जाना, मैं जो भी थियरी पढ़ा रहा हूँ उसमें कैपेसिटर को मैंने ऐसे सीधा रखा है. अब आप देखो अगर ऐसे डाल दिया तो D सेम हो गया, ठीक है, सॉरी A सेम हो गया, तो क्या करो, एप्सिलॉन नॉट और A को रहने दो, K को ले जाओ नीचे, समेशन ऑफ D बाई के नीचे लगा दो. अगर ऐसे इंसर्ट कर दिया तो D सेम हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट और D को अलग कर दो, बच गया A और K, उनको समेशन लगा दो तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा. सो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो, नॉट डिफिकल्ट, राइट? नाउ मेनी ऑफ अस थिंक दैट whenever they see this case they feel, sir, I also see 3 capacitors here. You can also solve this same question using the concept of parallel combinations and series combination. I'll try to show you how. Whenever I see this diagram, I can also visualize it as made up of 3 capacitors. How do I feel? So मेरे को क्या लगता है पता है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, तीनों कैसे कनेक्टेड है आप देखो, तो तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है. सो आई कैन ऑल्सो ब्रेक दिस वन कैपेसिटर इनटू बेसिकली 3 कैपेसिटर्स. तो मैं कैसे ब्रेक करता हूँ आप देखो, राइट? सो दिस इज जस्ट एन वे ऑफ शोइंग यू द ऑल्टरनेट मेथड. Otherwise what we have done already is going to be sufficient. I'm just giving you an alternate method to solve the same and get the same formula. In case if someone wants to see, they can also see that it also matches, right? The way it matches. So this is going to have K1, thickness is A1, K2, sorry, area is A2, and K3, area is A3. All of them have the same thickness, that is D. सबका D है वो आपने देख लिया पहले से. अब ये पैरेलल कम्बिनेशन है, लगा दो फॉर्मूला, तो 1/C इक्वल टू, सॉरी पैरेलल में कैपेसिटेंस में पैरेलल यानी रेजिस्टेंस के सीरीज वाला फॉर्मूला होता है, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट?
So I think from here also we'll get the same answer. I'll show you. So C becomes, what is C1? So C1 is this. This is only one dielectric with filled completely. So you can recall the initial formula. So it becomes K1 epsilon naught A1 by D plus K2 epsilon naught A2 by D plus K3 epsilon naught A3 बाई डी. क्या क्या कॉमन निकलेगा ध्यान से देखो. तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3. एंड इफ यू सी वेरी केयरफुली दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट द सेम फॉर्मूला दैट वी ऑलरेडी डिराइव्ड. इफ यू सी वेरी केयरफुली देन दिस इज द सेम फॉर्मूला. देखो वही निकला, right? So formula is very simple to remember. It becomes epsilon naught by d summation of ki ai. ये फॉर्मूला याद रख लेंगे. सीरीज पैरेलल से भी आपको मैंने प्रूफ दिखा दिया. आपको अगर प्रूफ करने के लिए आया तो आप सीरीज पैरेलल से भी एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. वेरी सिंपल. इफ आई show you the first case, this is what we did. This can also be solved. Try to think, how can I solve this? This can definitely be solved by taking these three capacitors in series. I can break this capacitor like this. See very carefully, I will not solve. You can do it on your own. Thickness is D1 and this is K1. It is in series and three capacitors are basically in series. So this is K2, थिकनेस D2, K3, थिकनेस D3. सबके क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना वो सेम है. तभी मैंने आपको बोला आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो सभी के सेम है. बस आपको सिर्फ अभी सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3. अब सबकी जगह जो है वो फॉर्मूलाज पुट कर दो आप ये वाले. जैसे C1 कितना होगा, तो C1 होगा एप्सिलॉन नॉट K1 A by D1. ये पुट कर दो. C2 की जगह पुट कर दो एप्सिलॉन नॉट K2 A by D2. C3 की जगह पुट कर दो एप्सिलॉन नॉट A3 K3 सॉरी एप्सिलॉन नॉट K3 A by D3. पुट करके सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ये आंसर वापस आ जाएगा. तो बेसिकली यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक्स like series and parallel combination also, but I generally don't recommend them when the cases are very simple to understand. See why I am saying simple, because when I look at this case I can easily think that here the CSA is same, cross section area same है. तो फॉर्मूला में मेरे पास टोटल 3 ही टर्म है. देखो K, A और D, समझ रहे. एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, उसको भूल जाओ. K, A और D, अगर इनमें से एक कांस्टेंट हो गई चीज तो समेशन वाला फॉर्मूला लगा देने का. जैसे अगर आपको इसमें पता चल गया A कांस्टेंट हो गया तो आपने K को नीचे डाला, D बाय K में समेशन लगा दिया. सीरीज पैरेलल करने की जरूरत ही नहीं है. उसी तरीके से ये वाले केस में क्या हो गया, तो ये वाले केस में आपने देखा कि इस केस में D कांस्टेंट हो गया है. D कांस्टेंट हो गया तो भी हमारा काम हो गया. D और एप्सिलॉन नॉट को लो बार, बाकी पे समेशन लगा दो. तो ये अगर पैरेलल से सॉल्व करने जाओगे तो भी आंसर आ रहा है. बट क्यों लगाओ जब मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है जो कि आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं. तो बेटर है हम डायरेक्ट ये याद रखें. प्रॉब्लम तब आएगा जब A और D दोनों अलग हो जाएंगे. अब इस केस में मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं बचता. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग मेरे साथ इस केस को ड्रॉ करोगे. सॉरी, आप मेरे साथ इस केस को ड्रॉ करो. देखो ये कैपेसिटर है सपोज, इसके अंदर ऐसे डाला हुआ डाइलेक्ट्रिक. बहुत अच्छे से डायग्राम बना के देखना. समथिंग लाइक दिस and like this, right? So this is डाइलेक्ट्रिक विथ कांस्टेंट K1, K2, K3. ठीक है, इसकी विथ ले लो कुछ भी, जैसे कि D1. इसकी विथ ले लो D डैश ले लो, इसकी टोटल D है सपोज. ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो A2, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो A3, और ओवरऑल जो क्रॉस सेक्शन है वो A है. Now when I look at this diagram, right, when I look at this diagram, I absolutely feel that I cannot apply any formula, because see this capacitor, this dielectric has got A same. जो इस dielectric का A है ना, वो कैपेसिटर का भी A है, तो इसका A सेम है. लेकिन जब मैं इन दोनों को देखता हूँ तो इन दोनों का A सेम नहीं है, राइट. सो आई कैन नॉट अप्लाई दैट केस देयर. इधर इट शुड बी वर्टिकल इंसर्शन, यानी A कैसे लगा होता, A कैसे लगा होता, तो पहला फॉर्मूला लगा देता. इधर इट वुड हैव बीन कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल इंसर्शन, यानी A कैसे लगा होता और A कैसे लगा होता, तो दूसरा फॉर्मूला लगा देता. यहाँ पे यार सब कुछ मिक्स हो गया. ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो मेरे पास शॉर्टकट नहीं है समेशन का.
तब मैं यूज़ करता हूँ सीरीज पैरेलल का लॉजिक। इसको सोचो कि सीरीज कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन कौन से कैपेसिटर्स का है और तोड़ दो, तो मैं सिर्फ उसको तोड़ के रखता हूँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख के रखता हूँ, बाकी सीरीज और पैरेलल का सॉल्विंग जो है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसको जब मैं देखता हूँ तो मैं इसको ब्रेक करूँगा इनटू 3 कैपेसिटर्स which will look something like this to me, right? I hope the same thing you will also feel, that it is looking something like this. See, this capacitor will have a capacitance of K1 epsilon naught A by D1, ये इसका कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? तो इसका कैपेसिटेंस होगा K2 epsilon naught A2 by D dash, इसका होगा K3 epsilon naught A3 by D dash. Can you see? So what now solving is very easy. ये दोनों पहले पैरेलल कम्बिनेशन में ले लो, पहले पैरेलल में ले लो, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर जो रिजल्ट बनता है उसको इसके साथ सीरीज में लेके सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो आई होप यू आर क्लियर हाउ वी विल सॉल्व 3 cases, right? The 3 cases that you need to keep in mind. The first case is the case when CSA is same, right? CSA is same, then the formula is summation of d by k in the denominator, epsilon naught a in the numerator, because both epsilon naught and a is same for all the 3 dielectric, तीनों के लिए a सेम है, तो ये फॉर्मूला लगाया। सेकेंड केस में था हॉरिजॉन्टल इंसर्शन, या आप बोलो कि जब थिकनेस सेम होती है तो तीनों डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस d थी, तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी कांस्टेंट कर दिया, समेशन में लग गया k और a। अब जब d भी सेम नहीं है तीनों डाइलेक्ट्रिक का, a भी सेम नहीं है तीनों डाइलेक्ट्रिक का, तो सीरीज पैरेलल के लॉजिक से ब्रेक करके आप सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन के फॉर्मूला लगा के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकाल लोगे, तो ये वाला केस भी जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो हाउ टू सॉल्व द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस on inserting a dielectric. So these 3 main cases, please be sure that you are very clear, because you're going to use them a lot when it is going to be questions based on finding the equivalent capacitance. Now what happens if I insert a conductor? अगर conductor insert करता हूँ, so I've taken, let us insert a conductor whose CSA is same as that of capacitor. So basically let me say I've got a capacitor. So this is a capacitor and I'm inserting a conductor inside it. So this is a conductor, let us say, that I have inserted in between, and this conductor has got the value of k, I hope all of us know, infinity. So the overall thickness of capacitor is t, and let us assume that the thickness of conductor is t. इस केस में क्या करने का? So I very well understand that it is nothing but again CS is same, so I can apply that formula and that formula will give me the answer. So the formula becomes epsilon naught a, because they are constant, upon my summation of d by k. Now let us try to put the values. So I get epsilon naught a upon thickness of conductor t upon k of conductor infinity plus d minus t upon 1. I hope you are clear. ये कैसे लिखा मैंने? d minus t upon 1 क्यों किया मैंने? क्योंकि हम एयर में है, तो एयर में d minus t के अपॉन k की वैल्यू 1 होगी. So this term becomes 0. So basically the value that I end up getting is epsilon naught a upon d minus t. Now why I have taken it as the 4th case, right? I could have easily told you to remember, apply the first case formula and you will get the answer, but I take this because I want you to understand one factor while solving cases when there are conductors, is that you just ignore that part and decrease the width of capacitor and solve it. तो क्या ये समेशन का फॉर्मूला याद नहीं रखना है? क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से सुन लो। अगर बीच में कंडक्टर आ गया, आप कंडक्टर को निकाल दो और जितना कंडक्टर की थिकनेस थी उतना कैपेसिटर को छोटा कर दो। जैसे देखो, ये कैपेसिटर के अंदर मैंने कंडक्टर कितनी थिकनेस का डाला? टी का। आपका काम क्या है? इसको बाहर निकाल दो और कंडक्टर को टी थिकनेस से कम कर दो, तो नया कंडक्टर कैसा बनेगा? नया कैपेसिटर कैसा बनेगा? सॉरी, कैपेसिटर को टी थिकनेस से कम कर दो तो नया कैपेसिटर ऐसा बनेगा। अब इसकी थिकनेस कितनी हो गई? इसकी थिकनेस हो गई डी माइनस टी, तो लगा दो फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, क्योंकि बीच में तो अब क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ एयर बच गया। तो इस तरीके से जो है वो फॉर्मूला याद रख सकते हो। सो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कंडक्टर के केस में हम क्या करते हैं, जितना कंडक्टर का पार्ट डला हुआ है उतने कंडक्टर के पार्ट को निकाल दो
उतने कंडक्टर के पार्ट को निकाल दो और कैपेसिटर को उतना छोटा कर दो, बट ये तभी पॉसिबल है जब आपने वर्टिकली इंसर्ट किया है। देखो इसके अंदर मैं वो केस नहीं लूँगा जब मैं हॉरिजॉन्टली इंसर्ट करूँगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इंसर्शन जो है दैट इज़ एब्सोल्युटली इलॉजिकल, बिकॉज अगर मैंने कंडक्टर को ऐसे डाल दिया, ठीक है, तो ये सपोज करो कि इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो ये तो कैपेसिटर हुआ ही नहीं ना, क्योंकि करंट आएगा यहाँ से, इधर तो एयर है पर यहाँ से यहाँ चला जाएगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा, सो दिस इज़ नॉट अ कैपेसिटर, राइट, इट इज़ नॉट अ कैपेसिटर, बिकॉज कैपेसिटर में आपको करंट को फ्लो करने नहीं देना है। जैसे देखो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, आपको दिख रहा है, करंट कैन नॉट फ्लो, करंट विल कम but it cannot go this side, right? So you do not get current in this case. So that is why what happens, charge gets stored. लेकिन अगर आप करंट को फ्लो करने का पाथ दे दोगे तो कैपेसिटर तो बना ही नहीं, वो कैपेसिटर को तो चार्ज को स्टोर करना है, आप स्टोर करने नहीं दे रहे, आप फ्लो कर देने दे रहे हो, तो इन दैट केस इट विल नॉट एक्ट लाइक अ कैपेसिटर, राइट? सो व्हेन यू हैव गॉट दिस टाइप ऑफ इंसर्शन ऑफ कंडक्टर इनसाइड अ कैपेसिटर, शॉर्टकट को याद रखो। देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1 केस 1 से भी आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, क्योंकि कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में सिर्फ इतना ही फर्क है कि कंडक्टर का के इन्फिनिटी होता है, डाइलेक्ट्रिक का के फाइनाइट होता है, लेकिन वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैंने समेशन ऑफ डी बाई के लगा के भी आपको आंसर निकाल के दिखाया, आप वो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि आप याद रख लो कि कंडक्टर की जितनी थिकनेस आती है उतनी थिकनेस से आप कैपेसिटर को छोटा करके कंडक्टर को बाहर निकाल दो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल पाओगे। जैसे इस केस में टी थिकनेस से कम कर दो और कंडक्टर को बाहर फेंक दो, तो बीच में सिर्फ एयर बच गया, एयर बच गया, उसकी थिकनेस कितनी हो गई, डी माइनस टी, तो फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। So this is how you solve when you get a conductor being inserted. एक क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं पे, उसमें बोला था कि what will be the new capacitor if a copper wire is inserted between. अभी यार आप सोचो कि पहले आपका कैपेसिटेंस कितना था, तो पहले कैपेसिटेंस था C नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब आपने क्या किया, एक कॉपर की वायर को इंसर्ट कर दिया। वायर की थिकनेस कितनी है, तो मेरे हिसाब से तो वायर की थिकनेस 0 है, क्योंकि वायर बहुत पतली होती है। तो अगर आप वायर को निकालोगे तो कैपेसिटर को कितने से छोटा करना पड़ेगा, कुछ छोटा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि थिकनेस ही नहीं है। तो द न्यू कैपेसिटर इज गोइंग टू रिमेन जस्ट लाइक द ओल्ड कैपेसिटर। चेंज इज गोइंग टू बी मेड व्हेन द थिकनेस ऑफ कंडक्टर इज देयर। इफ देयर इज नो थिकनेस ऑफ कंडक्टर, यू कैन नॉट हैव एनी चेंज हैपनिंग to the capacitance of the capacitor. So I hope you are clear with the 4 cases that I have just shown to you. This is the 4th case when I taught you about inserting conductor, and the previous 3 cases again I'll repeat. If there is a vertical insertion, that is when CSA is same, formula is epsilon naught A upon summation of D by K. If there is horizontal insertion, that is D is same, then epsilon naught by D summation of KA. Both these cases can also be solved by considering series and parallel combination, but I do not suggest them because we have got an easy way of remembering the formula. The third case is when CSA and D are different. So in that case, you are supposed to use the parallel and series combination, break the capacitance into parallel and series, and then try to solve them using the concept of parallel and series combinations. The case 4 that we did was vertical insertion of a conductor. This case can be derived easily from case 1. That is what I did in deriving, but at the end I told you that whenever there is a conductor in between, remove the conductor, reduce the width of the capacitor by that much amount, and apply the formula that you have been applying from the start, that is epsilon naught A by D. From there you get the formula as epsilon naught A upon D minus T on inserting a conductor of thickness T inside a capacitor. With these cases, we have covered all the possible cases that you can get in exam for solving equivalent capacitance by inserting partially or completely a dielectric or a conductor. In case if you still get any doubts regarding anything that I have taught to you in this class, you may well get back to me and I'll try to help you out. Thank you.